हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर हम लोग देखेंगे 4। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 4 को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 को देख चुके हैं और हम लोग अभी देखेंगे सेट 4 को। ठीक है, तो इस चैनल में अगर न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसके बाद आप लोगों को मिलेगा क्लास 12 का चैप्टर वाइज वीडियो आप लोगों को देंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, लगभग सभी आर्ट्स के जितने सारे सब्जेक्ट हैं लगभग सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए, मानक समय को समझाइए। मानक समय क्या है, इसे हम लोग को समझना है। किसी देश में समय की एक समानता रखने के लिए एक समान समय की आवश्यकता होती है। इससे देश की संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। देश के मध्य देशांतर रेखा पर जो समय होता है वह समय देश के सभी भागों में रखा जाता है। इसी को मानक समय कहते हैं। भारत के मानक समय 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व देशांतर का समय होता है और 82 डिग्री 30 इंच का समय हम लोग देशांतर रेखा भारत के मध्य हम लोग देखते हैं, है ना। और इसे हम लोग इलाहाबाद के समीप से ये रेखा जो है जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला प्रश्न, भूस्खलन किसे कहते हैं। देखिए, आधार शैल या आवरण प्रस्तर का भारी मात्रा में तेजी से खिसकना ही भूस्खलन है। और जब पर्वतीय ढाल तीव्र होते हैं तो तब क्या होते हैं, बड़े अनर्थकारी भूस्खलन की संभावना होती है। भूस्खलन अचानक शैल गिरने के कारण होता है। हम दिखाते हैं कैसा, मतलब ये मान लीजिए आप लोगों का पहाड़ हो गया। ठीक है, पहाड़ हो गया आप लोगों का। तो ये जो आप लोगों का ये जगह है ना। तो ये जगह अगर हम लोग क्या होगा हम लोगों का ज़्यादा ऊंचाई रहेगा तो इस जगह में क्या होता है, पत्थर जो है गिरने लगता है, इस तरीके से ऊपर से गिरने लगता है, तो वही होता है भूस्खलन। ठीक है, चलिए और आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ है तो कोई समझ में नहीं आता है तो उसमें पढ़ाई से संबंधित आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, समय मिलते ही हम आप लोग का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस नंबर को आप लोग नोट करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे तीसरा प्रश्न है। यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, एक मानचित्र ग्लोब से किस तरह भिन्न है। एक मानचित्र और ग्लोब, मानचित्र कैसा है। देखिए, मानचित्र अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके का एक कागज़ में रहता है। ग्लोब कैसा है, एक इस तरीके का है। क्या है, इस तरीके का। ये हो गया आपका ग्लोब, ये हो गया आपका मानचित्र। तो दोनों में क्या है, देखिए, ग्लोब पृथ्वी की शुद्ध प्रदर्शित करता है। इसको मतलब पूरा इसका जो रूप है ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ग्लोब पर देखिए, ग्लोब पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं वृत्त बनाती है और ग्लोब पृथ्वी की सही आकृति यानी कि मॉडल हम लोग उसे मान सकते हैं। मानचित्र देखिए क्या है, मानचित्र समतल कागज़ पर बनाया जाता है, जो हमने अभी दिखाया आप लोगों को। इस तरीके का जो एक ये होता है, इसमें कागज़ में इसको बनाया जाता है। अक्षांश तथा देशांतर तथा सांस्कृतिक लक्षणों को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका मानचित्र में, मैप में, है ना। और उधर जो ग्लोब आप लोगों को दिखाएं, इसमें सब रेखा वगैरह इसमें सब खींचा रहता है। इसमें सब इस तरीके का, है ना, खींचा रहता है, इस तरीके का खींचा रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, भारत के स्थलाकृत मानचित्र तैयार करने की संस्था का नाम हम लोग को बताना है। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यह 1767 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है,
इसके बाद 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, पारंपरिक या रूढ़ चिन्ह क्या है। देखिए स्थलाकृत मानचित्रों में विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को भिन्न संकेतों की सहायता से प्रकट किया जाता है, जिन्हें रूढ़ चिन्ह भी हम लोग कहते हैं। देखिए सर्वोच्च रेखा क्या है, सर्वोच्च रेखा यह समुद्र तल से एक समतल ऊंचाई तक ये सर्वोच्च रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 7 नंबर वाला प्रश्न। देखिए सुदूर संवेदन अन्य पारंपरिक विधियों से बेहतर तकनीक क्यों है, ये हम लोग देखिए। सुदूर संवेदन युक्तियाँ ऊर्जा के बृहद परिसर तथा विकिरण, परावर्तित, उत्सर्जित, अवशोषित तथा पारगत ऊर्जा स्वरूप का अधिकतम उपयोग करते हैं, जबकि पारस्परिक विधि में इनका प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए सुदूर संवेदन अन्य पारस्परिक विधियों से बेहतर तकनीक हम लोग इसे समझते हैं या मानते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है, 1 नंबर पॉइंट दिया हुआ। देखिए पार्थिव ग्रह चट्टानी है क्योंकि वे जनक तारे के बहुत ही समीप बने, जहाँ अत्यधिक ताप के कारण गैस संघनित नहीं हो पाती है या पाई है और घनीभूत भी नहीं हो सकती। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकती। तीसरा, सौर वायु पार्थिव ग्रहों के ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल कण उड़ा ले गई है। इसके बाद हम लोग 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए, ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में निहारिका सिद्धांत क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मन दार्शनिक कांट ने गैस के विशालकाय बादल को नेबुला कहा, जो अपने स्थान पर तीव्र गति से घूम रहा था। फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने भी इसी प्रकार के सिद्धांतों को अपनाया। इसके अनुसार गैसीय पिंड अपने स्थान पर घूमते हुए ठंडा होने लगा और परिणाम स्वरूप इस गैसीय पिंड से छल्ले अलग होने लगे, जो कि उसके अंत में ग्रह कहलाए। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न, भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम लोग अभी इसको देखेंगे। देखिए भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेख नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र भी कहते हैं। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप केंद्र से 150 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P और S दोनों ही तरंगे का अभिलेख करते हैं। भूकंप लेखी अभिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगे के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। इस प्रकार 105 और 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र हम लोग उसे कहेंगे। 11 नंबर वाला प्रश्न आप लोग देखिए, वही प्रश्न जो है दोहराया गया है। ठीक है, उसको ही विस्तार से दिया गया है। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंग कौन कौन सी है। देखिए हम लोग 3 प्रकार की तरंग पढ़ेंगे। पी तरंग या प्राथमिक तरंग है ना, तो पी तरंग या प्राथमिक वेव्स हम लोग बोल सकते हैं, पी वेव्स। तो ये तरंगे ध्वनि तरंगे की तरह होती है तथा ठोस, तरल, गैस तीनों ही माध्यम से गुजर सकती है। इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। इन तरंगों की गति 2900 किलोमीटर तक बढ़ती जाती है। इस तरंग जो कि हम लोग सिंपल तरंग भी कह सकते हैं, इसमें इनको माध्यमिक तरंग भी कहते हैं। वे तरंगे केवल ठोस पदार्थ से ही गुजर सकती है। इन्हीं गति धीमी हो जाती है और या धीमी होती है। वे तरंगे जो है दलदल दोलन की दिशा से समकोण बनाती हुई चलती है। वे तरंगे पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग इसका जो लास्ट 3 नंबर पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को देखेंगे। लो तरंग, इसे हम लोग
रेले नाम से भी जाना जाता है और वे ठोस, तरल एवं गैस माध्यम से गुजरती है। तीसरा देखिए, मेटल भूपृष्ठ का घनत्व बताइए। देखिए, क्रोड का सबसे अधिक घनत्व क्या है? देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक समान घनत्व नहीं पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.53 है, लेकिन भूपृष्ठ का घनत्व 2.75 से 2.90 है और मेटल का घनत्व 2.90 से 4.75 है। क्रोड के मध्यम भाग का घनत्व 1 से 13 तक हम लोग देख सकते हैं। अभी देखिए, क्रोड का सबसे अधिक घनत्व होता है। इसके निम्न कारण है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर गैसीय पिंड थी और धीरे धीरे यह ठंडी हो गई और इस प्रक्रिया में भारी पदार्थ नीचे डूब गए। इसको क्रोड लोहे तथा निकिल का बना है और जो दूसरे पदार्थ से अधिक घनत्व के क्रोड का सबसे अधिक घनत्व इसीलिए भी है क्योंकि ऊपर जमा हुए परतों के दबाव से इसका घनत्व भी बढ़ गया। महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर के किन बलों का उल्लेख किया है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे पोर्टल या ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल। ठीक है, 14 नंबर वाला प्रश्न देखिए, 14 नंबर वाला यानी कि 14 नंबर वाला प्रश्न देखिए। 14 देखिए, मेटल के संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के कारण हम लोग को बताना है। ठीक है, मेटल में संवहन धाराएं रेडियो एक्टिव तरंगों से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती है। पूरे मेटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तरंग विद्यमान है और रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण ही संवहन धाराएं है। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार हम लोग को अभी करना है ना। चलिए अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड का उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, जिसे 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से अलग हो रही है तथा इनकी दूरी भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न 3 अवस्थाएं हैं। क्या क्या देखिए, यहाँ हम लोग देखेंगे प्रारंभ में वे सभी पदार्थ हैं जिनमें से ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए, यहाँ हम लोग चित्र देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे बिग बैंग प्रक्रिया में इन अति छोटे गोलकों में भीषण विस्फोट के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश में विस्तार हुआ और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट से पहले अणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान लगभग 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। 16 नंबर देखिए, सौर परिवार के विकास का वर्णन हम लोग को करना है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है प्रश्न। देखिए, संपूर्ण और परिवार के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का तथा असंख्य तारे सम्मिलित हैं। सौर परिवार का निर्माण भी पृथ्वी के निर्माण के समय हुआ। हमारा नक्षत्र पुंज आकाशगंगा मिल्की वे कहलाता है और जिस तारे अथवा निहारिका नेबुला से ग्रहों का जन्म हुआ उसका अवशेष भाग सूर्य है और जिसे प्रोटोस्टार भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देख पा रहे हैं। तो आप लोग ये जो है अपना कॉपी में आप लोग इस सारे पॉइंट्स को लिखिए। ठीक है, अपने सारे पॉइंट्स को आप लोग अपना कॉपी में उतार लीजिए एक बार। ठीक है, और अपने से एक बार रीड करिए। ठीक है, ये पॉइंट सारा एक बार आप लोग लिख लीजिए। सॉरी।
ठीक है। पृथ्वी के मेटल का वर्णन देखिए यहाँ दिया हुआ है, पृथ्वी का मेटल का वर्णन जो है किस तरीके का है ना, ये दिया है। देखिए मेटल ऊपर पट्टी के नीचे का परत मेटल है, इसकी मोटाई जो है कितना किलोमीटर है 2840 किलोमीटर है, तथा इसकी घनत्व जो है 3.10 से 5.00 तक है सॉरी। इसकी गहराई कितना है, देखिए कितना किलोमीटर है 2900 किलोमीटर तक है, और इसकी भी दो परतें हैं, एक आंतरिक और सिलिकेट परत जिसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। इसकी मोटाई जो है 1700 किलोमीटर है, ठीक है, और तथा घनत्व 3.10 से 4.75 तक है। और दूसरा क्या है, देखिए धातुओं और सिलिकेट के मिश्रण से बना पर्वतीय क्षेत्र, यह अति क्षारीय चट्टान से बना है। इसकी मोटाई जो है 1700 से 2900 किलोमीटर तक है, तथा घनत्व जो है 4.75 से लेकर 5.00 तक इसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये आप लोग देखिए सिस्मिक तरंगे किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक तक हम यहाँ पहुँचता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, बॉडी ऑफ वेव कहते हैं इसे हम। देखिए यहाँ पूरा रूप से जो है यहाँ दिया हुआ है, यही चित्र को आप लोग उतारिए तो आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी 19 प्रश्न को हम लोग अभी देखें, और इसमें जो न्यू स्टूडेंट अब जुड़े हुए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोई भी प्रश्न आप लोगों के लिए अनजान है या समझ नहीं पाते हैं तो उसको जानने के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को थैंक यू।